अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं। आज खबरों का अंबार है जी आपको बताने के लिए और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले जो आपको बताएंगे, आज अमेरिका और ईरान ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे को तबाह कर देंगे। दोनों बहुत गुस्से में हैं, बयानात तो आ ही रहे हैं, साथ साथ मिसाइल भी एक दूसरे को मारी जा रहे हैं, हमले जारी हैं। दरमियान में इसराइल भी कूद पड़ा है, उसने कहा ये पहले वाली बात नहीं रही, हम पे हमला हुआ तो हम तो पूरा ईरान उड़ा के रख देंगे। तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, लग रहा है जैसे आज ही के दिन पता नहीं सब कुछ शायद एक दूसरे का ये खत्म कर दें। फिर उसके बाद होगा एक और अजीब सी बात भी वैसे दरमियान में की है, दोनों मुल्कों ने, अमेरिका ने भी की और ईरान ने भी की है। ये अजीब बात क्या है ये भी आपको बताते हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ईरान के जो सदर हैं, क्या वो गद्दार हैं? मुसलसल एक अखबार है जो स्टोरीज दी जा रहा है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। दूसरी मर्तबा उसने एक स्टोरी शाया किया है, इस दफा उसने सबूतों के साथ शाया किया है और उसने कहा है जो ईरानी सदर हैं ये इसराइल के एजेंट हैं। तो ये क्या सिचुएशन है, ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि बरतानिया और पाकिस्तान का हो गया है शदीद फड्डा आपस में। और इनफैक्ट पहली दफा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो हार्ड स्टेट का एक स्टैंस लिया था, वाकई पाकिस्तान उस स्टैंस के ऊपर खड़ा हो गया। हम इससे पहले कहते रहते थे कि हमारे मुजरिम तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कभी इंग्लैंड रिएक्ट नहीं करता था। इस दफा इंग्लैंड ने कोशिश की पाकिस्तान को धमकाने की, और लिटरली धमकाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान आगे से धमकी में आने के बाद आने के बाद तो दूर की बात है, क्या धमकी में आना था कि ऐसी की तैसी कर दी, आगे से बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया और कुछ ऐसी डिमांड्स रख दी हैं कि बरतानिया की भी फिलहाल तबीयत साफ हुई है। तो ये आपको बताएंगे ये क्या कहानी है। फिर आपको ये बताएंगे जी अमरीकी फौजी कैसे तलाश कर लेता है ईरान, जहां जहां ईरान हमले कर रहा है वो हमले किस तरह करता है आपको पता चलता है। वो कहते हैं कि हमने ईरानी हमला हुआ और फलाने अड्डे पे हो गया, मिडिल ईस्ट के ममालिक होते हैं वहीं पे ये हमले हो रहे हैं। लेकिन इन फौजियों को तलाश कैसे किया जाता है, ये किस होटल में बैठे हैं, किस जगह पे मौजूद हैं, तो ये आपको बताएंगे कि ईरान ने क्या किया था। बड़ा वैसे बड़ी चीज है जो ईरान ने करके दिखाई है। फिर आपको बताएंगे जी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से खबर चल रही है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के, उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बड़े कद के इंसान है, ऐसी बात उनसे नहीं की जा रही थी, लेकिन जो उन्होंने बात की है उसके बाद एक बड़ी अजीब सी डिबेट भी स्टार्ट है। और डिबेट में ये कहा जा रहा है जी कि टैक्स तो दूर की बात है, आप तो खुद कुछ चीज इकट्ठी करते हैं और उसके बाद गुजारा करते हैं, कभी और भी बड़े अजीब से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं अल्फाज भी उस तरह के दोहराना नहीं चाहता, मौलाना साहब ने ऐसी बात क्यों कर दी है मैं जो सबसे जरूर जानना चाहता हूं, लेकिन की इन्होंने बड़ी जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये बताएंगे जी कि ये आम लेते हुए कौन पकड़ा गया। वो कहते हैं याद आता है यार। आम लैंड गई तो पड़ी गई। तो ये सब आम जो है ना वो भेजे गए, ये खुद ये कहीं से चुराए नहीं जा रहे थे, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया। तो ये आपको बताएंगे ये क्या कहानी होगी। और एक और बड़ी जबरदस्त एक स्टोरी है कि पाकिस्तान ईरान से नाराज है और वाकई ही नाराज है, ये क्या सिचुएशन है ये भी जानेंगे आज ही के वीलॉग में। और आपको छोटा सा रिमाइंडर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंट्रो काफी लंबा हो चुका है तो सिंपली तमाम लिंक्स ज्वाइन कीजिए। चौधरी साहब को वीलॉग में इन्वॉल्व करते हैं और पहली स्टोरी में चौधरी साहब से ये पूछता हूँ, चौधरी साहब आम की क्या था। असल में हर गर्मियों के मौसम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और सदर पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट्स जो है उनको आम भिजवाए जाते हैं, जिसको मैंगो डिप्लोमेसी कहते हैं। और ये को 1950 की दहाई में पाकिस्तान ने स्टार्ट की थी और ये एक रवायत है। और इस रवायत के साथ पाकिस्तान के बड़े मुल्कों के साथ ताल्लुकात बने, जैसे कि चाइना के साथ सबसे पहले पाकिस्तान ने आम भिजवाने शुरू किए थे 1950 की दहाई में। अच्छा। और उस वक्त चाइना के अंदर आम नहीं होते थे ही नहीं। और जब पाकिस्तान ने भेजना शुरू किया, फर्स्ट टाइम जब भेजा, तो उन्होंने उसका एक मोनूमेंट बनाया आम का ना, प्रॉपर उसका एक बहुत बड़ा उन्होंने बना के, आज भी आम का वो जो एक स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने वो वहां पे पड़ा हुआ है। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने आम खाए और आम खाने के बाद वो जो गुठलियां थी उसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने उसको उगाना शुरू कर दिया। लिहाजा आज चाइना के अंदर जहां से भी आम उगता है उसके पीछे पाकिस्तानी गुठली है। अच्छा, तो वो ठीक उन्होंने है। प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट बना के, एक रिसर्च सेंटर बना के, उन गुठलियों को उन्होंने क्लोन करके और पूरी फसल उन्होंने आमों की क्रिएट की है वो चाइना के अंदर। अब जो आज आमों वाली स्टोरी है वो बेसिकली हंगरी का प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है मगर यार पीटर साहब। और उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ से आम भेजे हैं और उसके बाद उन्होंने उस आम की जो पेटी है उसको साथ आम भी और सामने उन्होंने शो किया और उन्होंने कहा जी 90 आम आए थे हमें पाकिस्तान से और 1 घंटे के अंदर सारे खत्म हो गए, सिर्फ थोड़े से रह गए। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत और बड़े शानदार और मजेदार आम है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया प्रॉपर उन्होंने अपने अकाउंट से। और ये बेसिकली वहाँ पे जो पाकिस्तान के सफीर है ना, आसिम मेमन साहब उनका नाम है, बड़े शानदार आदमी यार, इतने जबरदस्त आदमी, आप हैरान होंगे। मसलन एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, इससे आपको अंदाजा होगा कि बंदा किस कदर वाइब्रेंट और कितना अच्छा आदमी है। ये वाहिद एम्बेसडर है पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि आप पूरी दुनिया के अंदर अपने ग्रुप्स लेके आते हैं तो आप हंगरी क्यों नहीं आते। अच्छा। तो मैं इस बात पे बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा जी आसिफ साहब मुझे तो किसी एम्बेसडर ने, पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कभी कहा ही नहीं कि ये मुल्क भी बड़ा ज़बरदस्त है, लोगों को दिखाएं। तो उसके बाद फिर उन्होंने अरेंज किया और सबसे पहले फिर हम हंगरी गए और वहाँ पे फिर 2-3 मरतबा गए, उसके बाद फिर हम नहीं जा सके। उसकी वजह ये है कि एम्बेसी यहाँ जो पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान में एम्बेसी ना हंगरी की, वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि इसके बावजूद जब हमारे लोग वहाँ पे गए और उन्होंने बड़े हैरान हुए। हंगरी वाकई बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बेइंतहा खूबसूरत मुल्क है। वहाँ पे एक न्यूयॉर्क कैफे है ठीक है। जो दुनिया का बेस्ट कैफे था, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, वो ठीक है। तवील अरसा तक रहा। ये दुनिया का वाहिद कैफे था। जब मेरे ख्याल 1898 में जब ये खुला तो उसके बाद इसकी चाबियां दरिया में फेंक दी गई थी, दरिया डैनोब है वहाँ पे, उसमें उसके अंदर फेंक दी गई थी कि 24 घंटे खुला रहेगा। अच्छा। और एक मरतबा उन्हें बंद करना पड़ गया तो चाबियां नहीं थे।
वहाँ पे एक नया क्राइसिस पैदा हो गया कि थाने जो है ना उसकी चाबियां नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो 24 घंटे खुला रहता था और बहुत ही एलीट, यानी पैलेस के अंदर बना हुआ है, प्रॉपर पैलेस के अंदर हर टेबल के ऊपर अलग सर्व करने वाले लोग होते हैं। ठीक और है। ये उन चंद कैफेज के अंदर है, चंद रेस्टोरेंट्स के अंदर है, जिसके ऊपर बाहर लाइन लगी होती है और आपको अपना नाम रजिस्टर करवा के आपको इंतजार करना पड़ता है। दूसरा ये है कि इसकी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है हंगरी की, वो पहली बिल्डिंग थी जिसके अंदर हीटिंग सिस्टम लगा था, सेंट्रली हीटिंग सिस्टम और सेंट्रली कूलिंग सिस्टम। माचिस वहाँ पे ईजाद हुई, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का मुल्क है जी, वैसे कमाल। ठीक है। ठीक। तो अब उसके प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने ये पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर है इस मौसम में जिन्होंने उन आमों को बाकायदा उसकी तस्वीर हाँ। खींच के अपना जो ग्रुप है उसके अंदर उन्होंने उसको शुक्रिया भी अदा उसे किया, ट्वीट किया। पाकिस्तान का अच्छा, ट्वीट किया इसमें उसका। चॉइस साहब वैसे एक चीज डिकोड करने वाली है कि उन्होंने, आपने देखा कि ट्वीट किया और उसमें तस्वीर लगी हुई है आम हाथ में और कह रहे 1 घंटे में हम 90 आम थे और बिल्कुल थोड़े से बचे हैं। इसका इनफैक्ट मतलब 90 और भेजे। हाँ, शायर यहाँ यही कहना चाह रहा है और भेजो। और प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, बल्कि प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि वो भेजे, और हंगरी के साथ पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। लोग बड़े अच्छे हैं, वो हंगरी के लोग भी बहुत अच्छे हैं। सही। और बुदापेस्ट जो है ना, कमाल खूबसूरत शहर है यार वैसे। दो उसके हिस्से हैं, एक बुदा एक पस्त है, दो अलग अलग हिस्से हैं उनके, एक पहाड़ के ऊपर है, एक नीचे दरिया दरमियान में दरिया डैन्यूब जो है वो बहता है। तो क्या खूबसूरत मुल्क है जी वैसे, पीसफुल जबरदस्त किस्म का। बिल्कुल ठीक है। चॉइस साहब, नेक्स्ट स्टोरी पे जाना पड़ेगा, स्टोरीज हमारे पास बहुत ज्यादा है। आज मुझे ये बताएं कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई क्या एक दूसरे को खत्म कर देगी या कोई गुंजाइश बाकी है? आज भी दोबारा अटैक होगा, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मुल्क ये कह रहे हैं जी कि एमओयू की तरफ वापस आना चाहिए, लेकिन अटैक जो है मुसलसल जारी है और अब नए हुर्मुज़ को दोनों मुल्कों ने कंट्रोल कर लिया हुआ है। अमेरिका जो उसने नाकाबंदी करती हुई है, दूसरी साइड पे ईरान ने नाकाबंदी कर दी है, एक दूसरे के ऊपर हमले जारी हैं। हमले ज़्यादातर बहरीन और कुवैत के ऊपर हो रहे हैं, वहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो है, और बाकी मुल्कों के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे, जैसे कतर है, फिर यूएई के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, सऊदी अरब को ये छेड़ना नहीं चाहते, और ओमान के साथ भी इनके जो सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे कम अटैक हो रहे हैं और कुवैत और बहरीन के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। और अब उसके जवाब में अमेरिकन जो थे उन्होंने भी अटैक किया था। थर्ड लेयर जो थी उन्होंने कल आज दिन के वक्त उन्होंने की है। अब जो फोर्स जो है इस रात, यानी इस वक्त हम विला कर रहे हैं, हो सकता है इस वक्त स्टार्ट हो जाए या फिर मॉर्निंग के टाइम पे एक चौथी जो उन्होंने एक लेयर है वो इन्होंने स्टार्ट करनी है। अमेरिका की तरफ से भी होगी और ईरान की तरफ से भी होगी, तो ये दूसरी जंग साइड से प्रॉपर जारी है। जारी। तो इसराइल भी तैयार बैठा ना, इसराइल ने इसराइल धमकी भी दे दी है कि पहले वाली बात नहीं, हम तबाह कर देंगे सारा इसराइल कुछ। और क्या करेंगे? नेतन्याहू ने कहा ना, उसने कहा जी हाँ। अगर हम पे हमला हुआ तो पूरी ताकत से ईरान को जवाब देंगे, और ये पहली वाली बात नहीं है कि आप हमारे ऊपर हमला करते रहे और हम खामोश बैठे, बल्कि हमने उसका जवाब देना है। पिछली मरतबा इस तरह हुआ था कि ईरान की तरफ से हमला होता था लेकिन अमेरिकन से रोका हुआ था। और दूसरा ये है कि वो ज़ाहिर हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले होते रहे, और ईरान कहता था हमारा उनके साथ क्या ताल्लुक है, आप जाने और हिजबुल्लाह जाने, लेकिन वो ज़ाहिर ईरान स्पॉन्सर्ड है और प्रॉक्सी है उसकी। तो अब जो नेतन्याहू किसी वक्त भी कूद सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक और है। ये उनकी जो मेन लोग हैं ना, जो उनके, ये उनके ऊपर अटैक करेगा। ये जब भी अटैक करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करेगा, ये लोगों के ऊपर अटैक इस करेगा। वक्त ईरान और अमेरिका अपनी पूरी पावर यूज कर रहे हैं। नहीं, अभी पूरी पावर नहीं यूज़ कर रहे, 10% पावर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ी सी उम्मीद है कि हो सकता है मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन जब ये उम्मीद मुकम्मल तौर पे खत्म होगी तो फिर ये फुल फ्लैज अटैक करना शुरू कर ईरानी फौज के जो सरबराह हैं उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद एमओयू की पासदारी करें और अगर हमारी आवाम की इज्जत करें तो ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। और ज़ाहिर है, लेकिन दरमियान में कोई मुल्क होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली दरमियान में कोई मुल्क नहीं है जो इस वक्त दोनों को संभाल सके, क्योंकि पाकिस्तान भी ईरान से नाराज़ है। पहले ईरान नाराज़ हुआ, अब पाकिस्तान भी नाराज़ है। चले हम एक काम करते हैं जो सब इसी स्टोरी को कर लेते हैं कि नाराजगी क्या है। बेसिकली तो ये उस खत से स्टार्ट हुई थी जो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे खत देने गए थे ना, अगर आपको याद हो। तो एक तो ईरानियों का ये कल्चर है कि जब आप इनके पीछे दौड़ते हैं ना, तो ये थोड़ा सा फिर पहाड़ पे चढ़ते हैं, ये इनका मसला है। तो मोहसिन नकवी साहब 6 मरतबा तो वहाँ पे गए। अब जब आप इतनी मरतबा अपने इतने सीनियर वजीर को भेजेंगे तो उससे एक क्राइसिस तो पैदा होगा। उन्हें ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान की कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है, और फिर जो पाकिस्तान ने खत लिखा और मुस्तफा खामनाई साहब को खत दे के आए, तो उसके ऊपर उन्होंने माइंड किया कि जी पाकिस्तान कौन होता है हमें मशवरा देने वाला। पाकिस्तान ने उसके अंदर मशवरा दिया कि देखें, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप मामला को सेटल करें, ये बेहतरीन टाइम है, अमेरिकन मामला सेटल करना चाहते हैं, तो आप अगर जिद करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। तो वो एक बड़ा हम्बल सा रिक्वेस्टिंग किस्म का एक लेटर था, लेकिन ईरानियों ने उसे बुरा मनाया। उनका ख्याल ये था कि देखें हमें पुश कर रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं और हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं और हमें मशवरे दे रहे हैं, और ये मशवरे देने वाले होते कौन है। तो उसके बाद इन्होंने देखें, आप अगर वो सारे उसके बाद जो वाकयात हैं ना सारे आप देखना शुरू करें, उन वाकयात के अंदर एक तो पाकिस्तान नहीं आए, दूसरा जो एक तय था वहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर, वहाँ पे ये उस वक्त नहीं गए, ये बाद में गए। फिर उसके बाद कतर को इन्होंने हौसला अफजाई कतर की फिर उन्होंने ओमान की हौसला अफजाई की, क्योंकि इन्हें ये महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान का प्रोफाइल बहुत हाई हो रहा है और पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। तो इस प्रोफाइल को थोड़ा सा नीचे लेके आए ताकि ये हमारे साथ जो है ना ग्राउंड पे बैठ के बात करें। ये पासदारान तो कर रहे थे या सियासी क़यादत ये कर रही थी? पासदारान कर रहे थे, क्योंकि ये पासदारान का सारा मसला था, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है ना वो ज़ाहिर है पासदारान की आलमोस्ट आप समझे कठपुतली है। जो पासदारान कहते हैं वही करते हैं। बल्कि अब तो ईरान के अंदर एक और चीज़ है, मैं बल्कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि उनकी पूरी कोशिश है कि इन सबको हटा के ना सारे के सारे पासदारान आ जाए। यानी अच्छा। पासदारान के
प्रेसिडेंट भी पासदारान का हो, प्रॉपर मतलब टेक ओवर कर लें हम वो। सारा टेक ओवर कर लें, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे। बल्कि अब्बास राक्ची साहब के ऊपर तो पथराव हो गया था पिछले दिनों वहाँ पे, ईरान के अंदर पथराव हुआ उनके ऊपर। तो ये वाली सूरत है, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी सारे पासदारान आ जाए और इस गवर्नमेंट को साइड पे किया जाए, ताकि ठीक ये जो एक नॉर्मल किस्म का बिहेवियर है वो नहीं ठीक होने इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कभी तक ये जो बचे हुए हैं पाकिस्तान और उसी गवर्नमेंट की बहुत वजह बड़ी से गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये इसराइल बनवा के ग्रेटर इसराइल बनवा के रहेंगे, क्योंकि इसका जो ये मिडिल ईस्ट को कमजोर कर रहे हैं, खुद कमजोर हो रहे हैं। और अगर ये हमला हो गया और ये कमजोर हो जाएंगे तो इसराइल तो आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा तो ग्रेटर इसराइल तो बन गया। तो ये दूसरी बात ये है कि अगर अमेरिका तक जंग महदूद रहती फिर कोई मसला नहीं था। अब तो दुनिया अमेरिका के साथ शामिल हो रही है, क्योंकि इस मरतबा दुनिया को महसूस हुआ है कि यार ये नहीं सेटल होने दे रहे। पहले लोग अमेरिका के खिलाफ थे, ट्रंप के खिलाफ थे कि ट्रंप सेटल नहीं करना चाहता। जब ये MOU साइन हो गया और उसके अंदर जो 14 उसके नुक्ते सारे के सारे ईरान को फेवर कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर ये मामला सेटल नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान सेटल नहीं होने दे रहा। तो आप देख लें, नेटो इनके साथ मिल रही है, यूरोप इनके साथ मिल रहा है, मिडिल ईस्ट पहले इनके साथ थे। तो ये ईरान के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे और ईरान बहुत बड़ी गलती कर रहा है, पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल एक तो वो पाकिस्तान से थोड़े से नाराज थे कि जी उसका प्रोफाइल थोड़ा सा नीचे लेके आए, इसलिए कतर लेके गए, फिर ओमान लेके आए, मामला जो था सेटल नहीं हुआ। अब इनको एक और बहुत बड़ा इतराज है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और अमेरिका की फेवर क्यों करता है। भाई हमारे इत्तेहाद है उनके साथ, सऊदी अरब के साथ हमारा इत्तेहाद है, और अमेरिका जो हमारा पुराना इत्तेहाद है। और अगर फर्ज करें अमेरिका से और सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ठीक ना होते तो हम साथी नहीं कर सकते थे, हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते थे, हम टेबल पे नहीं वो बिठा बात भी सकते बिल्कुल थे। ठीक है, लेकिन ये फेवर की डेफिनेशन इनकी क्या है? आपको बचा रहे हैं, इससे ज्यादा फेवर क्या नहीं, होती वो है? कहते हैं कि हमारे साथ शामिल हो ना, मतलब उनके साथ खड़े होकर लड़े हम, कुट खा। मतलब पूरी दुनिया के साथ ईरान के साथ खड़े होकर लड़ना शुरू कर दें। ईरान जब तक अपने राइट पे था पाकिस्तान साथ रहा है, अभी भी पाकिस्तान साथ खड़ा है, बिल्कुल सही लेकिन बात। अभी तो अच्छा पर ये एक सिचुएशन है जो आगे जाके इमर्ज होगी और पता चलेगा मजीद इसमें आगे एक क्या और होता चीज जो है ना, पिछले दिनों बल्कि मेरी बात भी हो रही थी, मैंने उससे कहा यार देखो पाकिस्तान का कमाल, एक तो उसने बचाया आपको, दूसरा ये है कि जो आयतुल्ला अली खामनाई साहब के जनाजे के ऊपर सबसे बड़ा वक्त पाकिस्तान का गया पाकिस्तान था। में। 87 लोग थे उसके अंदर, कोई मकतबा फिक्र ऐसा नहीं है जो वहां पे ना पहुंचा हो। तो इसके बावजूद आपको एतराज है। वो वहां उन्होंने कहा जी कि सदर साहब जो सदर पाकिस्तान है, अगले दिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया, उन्होंने कहा जी आप हमारे पाकिस्तान का दौरा करें। तो अगले दिन उनको क्या करने की जरूरत थी? भाई वो इंडिपेंडेंट मुल्क है यार, हम क्यों ना दावत दें किसी को? लेकिन वहां पे इस चीज को बड़ा बुरा मनाया गया। आप इंडिया गए थे, अब्बास इराक़ची साहब इराक इंडिया गए थे, हमने कितना प्रोटेस्ट किया? हमने कोई एतराज किया? जहाँ मर्जी करें, आप इंडिपेंडेंट है। लेकिन वो कहते हैं कि जी वो आप अमेरिका को ना बिल्कुल ना बुलाएं और उनसे अपने ताल्लुकात खराब करें। पर मुज़ाकरात कैसे कराएं? मुज़ाकरात कैसे? तो इसीलिए जरा पाकिस्तान भी साइड पे है, तो ईरान भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा। वो कहते हैं डिस्टेंस फील होगा, एक बार रज लेने दो। डिस्टेंस फील हो रहा होगा। अब जब तक ये खुद शामिल नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। अच्छा जब एक आप कुछ छोटा सा वाक्य मुझे याद आ गया। यूनिवर्सिटी के जमाने में दो लड़के आपस में लड़ रहे थे, बड़ा उन्हें बार बार रोक रहे थे। एक को पकड़ता, दूसरा दूसरे को पकड़ता, मत करो मत करो, बड़ी मुश्किल छुड़वाएं, जैसे ही छुड़वाएं वो फिर करीब आ जाएं, फिर करीब आ जाएं। आखिर में तंग आके हमने हौसला हार दिया, हमने कहा लड़ लो, कर लो, और फिर दोनों ही लड़े होंगे, एक दूसरे को छिपड़ी हुए। ठीक है, लिटरली आपको बता रहा हूँ, राइट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाल के हो जाएगा तक जाता है जब छुड़ाने वाला कोई ना हो। तो मुझे लगता है कि यही इलाज है कि एक बार छोटी हो जाओ, उसके बाद फिर देख लेते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका ने कैश जजीरा जो है, बड़ा खूबसूरत जजीरा यार, ये वो बड़ी टूरिज्म वहाँ पे होती है, उसके ऊपर अटैक किया। 3 दिन से मुसलसल अटैक हो रहे हैं। अब उसके मुकाबले में जो बहरीन और कुवैत के ऊपर हमला हुआ है, सऊदी अरब के ऊपर हौजियों की तरफ से हमला हो गया है। इबहा उनका एक बड़ा खूबसूरत शहर है, ग्रीन है और ठंडा है, वहाँ पे बर्फ भी पड़ती है कभी कभी। और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है बड़ी जबरदस्त, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो सऊदी अरब की मेरा ख्याल वहाँ पे, तो वहाँ के ऊपर भी हमला हो गया। अब हौजीज और सऊदीज जो ना आमने सामने हैं जी। ठीक है। अच्छा साहब, एक चीज और है, अमेरिका ने लगाया था 20% टैक्स डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको पता है कि एक दिन के लिए करता है जो कुछ ही करता है, अगले दिन उसको कुछ और आ जाता है। आज उसने कहा जो 20% टैक्स है ना, ये अब इन्वेस्टमेंट होगी, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये क्या शैतानी? उसकी वजह ये है कि 20% देने के लिए तैयार कोई नहीं हुआ ना। एक मुल्क भी होता है ना, कहता ठीक 20% हमें ओके है, तो कोई मुल्क तैयार नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि मेरा तो ये फायर जो जाया चला गया, तो उसने कहा जी आप इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दें। तो वो जो कंपनीज है जो जाहिर है जो जहाज लेके जाएंगी, जो टैंकर्स लेके जाएंगी, उन्हीं कंपनीज को कहेगा आप वहाँ पे अकाउंट खोल लें अपने और इन्वेस्ट कर दें। आप 20% आप इन्वेस्ट कर दिया करें, और उसका फायदा कंपनियों को भी होगा। वैसे उनको फायदा ये होगा कि इनके पैसे महफूज होंगे, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे उससे। तो उससे अमेरिकन को ये फायदा होगा कि पैसा आ रहा है, वहाँ पे रोजगार मिलेगा लोगों को। तो दोनों को ये वैसे अच्छी प्रपोजल। आपके अंदर वैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप यही बोल रहा है यार, ये वैसे प्रपोजल बुरी नहीं है, ये प्रपोजल बुरी नहीं है सारी। डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है, उसने कहा इन्वेस्टमेंट करोगे तुम्हारा भी फायदा, सारी कंपनियों को शदीद फायदा होगा, और उसके बाद डिविडेंड टाइप है, म्यूचुअल फंड है एक, उन्होंने कहा जी म्यूचुअल फंड खोलो। तभी आप मुझे ट्रंप जैसे लगते हैं। अच्छा चोई साहब, हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, और मैं कहूंगा सबसे बड़ी स्टोरीज है। ईरानी सदर को गद्दार क्यों करार दिया जा रहा है? यार ये अहमदी निजाज के बारे में स्टोरी है, पहले भी एक बार स्टोरी खबर आई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी थी। अहमदी निजाज वैसे बहुत अच्छा आदमी है, जब वो प्रेसिडेंट था ना तो वो बहुत डाउन टू अर्थ, हम्बल। बल्कि एक बार वो यूएन गया था, जो वहाँ पे सलामती काउंसिल से खिताब होता है ना जी, वहाँ पे खिताब करने के लिए जनरल असेंबली से, तो वहाँ पे तकरीबन 7 दिन ये रहा था। और प्रॉपर मीडिया के अंदर ये खबर छपी थी जो मैंने उस वक्त देखी थी कि 7 के 7 दिन इसके पास एक ही कोट था जो इसने पहना
चाइना था। दूसरा ये है कि उस जमाने में इसकी खबरें छपती थी कि नीचे लेटा हुआ है, छोटा सा घर था, कालीन के ऊपर सोया होता था, किसी भी जगह जाता था तो वहीं पे लेट जाता था, होटलों में नहीं रहता था, ये एम्बेसी के अंदर रहता था, इस टाइप का ना, और बड़ा डोंट टू अर्थ और बड़ा सादा आदमी है। लेकिन अब उसके खिलाफ एक कंपेन की जा रही है। पहले न्यूयॉर्क टाइम ने पहले खबर दी कि ये जासूस है, अब दूसरी खबर ये दी कि वो पूरी खबर ये छपी है कि जनाब ये हंगरी और ग्वाटेमाला दो जगहों पे माहौलियात की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें अहमदी निजात को बुलाया गया था और ये अपने गार्ड्स के साथ वहां पे गया था। अब वाइस चांसलर जो उस यूनिवर्सिटी का, उसने ये तस्लीम कर लिया कि ये सारे का सारा जो प्लान था कंकॉक्टेड था, वहां पे कोई माहौलियात पे बात नहीं हो रही थी, सिर्फ अहमदी निजात को वहां बुलाने के लिए। 2024 की बात है, मतलब कॉन्फ्रेंस मुनक्किद ही इसलिए की गई, इसीलिए की, ये 2024 की बात है और वो प्रेसिडेंट नहीं था उस वक्त, ठीक है ना। तो उसको बुलाया गया था, फिर उसके बाद गार्ड्स ने तस्लीम किया कि ये गायब हो जाता था, हम इसको तलाश करते रहते थे और वहां पे इसराइलियों के साथ इसकी मुलाकातें होती रहती थी और वो इसको कोई फीड करते थे। उसके बाद ये वापस चला गया और वहां पे जाके इसने वो काम करना शुरू कर दिया। बेसिकली तो ये दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहता था और 3 मरतबा इसने अपने कागजात जमा करवाए थे और डिक्लाइन कर दिया गया था। आयतुल्लाह अली खामनाई साहब के साथ इसके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन वो तल्लुकात बाद में खराब हो गए थे 2 टर्म्स के बाद। और 2 टर्म्स के बाद। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि अहमदी निजात जो है उन लोगों के अंदर शामिल है जो कहता है कि मामलात को सेटल करो, जंग की तरफ ना जाओ, ये उन लोगों के अंदर शामिल है। और अमेरिकन और बाकी सब लोग भी इसलिए इसको सपोर्ट करते हैं कि इसकी राय डिफरेंट है पाकिस्तान से। लेकिन पहले तो बहुत ये हॉकिश हुआ करता था, लेकिन ये ज़हन में रखो कि जब कोई बंदा प्रेसिडेंट बनता है ना या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो नई रियलिटीज उसके सामने आती हैं। आप देखें ना, जो अपोजिशन लीडर होता है वो कहता है जी गैस कम कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, लेकिन जब वही प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसे नई रियलिटीज का पता लगता है। तो अब ये क्योंकि प्रेसिडेंट रह चुका है तो उसको नई रियलिटीज का पता है कि ये हम गलत साइड पे जा रहे हैं, हम कुएं में गिरने लगे। तो इसकी राय मुख्तलिफ है, तो अब इसलिए जो है ना ये लोग इसको पसंद नहीं करते वहां पे। लेकिन मुझे लगता है आज वो वैसे दोबारा अपीयर हुआ है, इससे पहले भी एक बार जंग के दरमियान भी उसके बारे में खबर आ गई थी कि उसको हिट कर दिया इसराइल ने और शहीद हो गया, लेकिन बाद में वो कब्रिस्तान में नजर आया था जनाजा पढ़ने के लिए। अब दोबारा आज वो नजर आया सड़कों के ऊपर। अब देखते हैं ईरान के अंदर क्या इसके खिलाफ कोई ट्रायल चलता है या नहीं चलता। अमेरिका और इसराइल की तरफ से मतलब ये बात हो रही है कि ये जो सारी स्टोरी है ये है क्या कि इसे इंस्टॉल करना था ईरान में, ईरानी अवाम को भी ज्यादा इतराज ना होता कि वो उन्हें ये बंदा बड़ा पसंद है, बंदा भी उनका लग जाता, और इस साइड से ईरानी जो हैं अब उन्हें ये लगेगा कि ये बंदा हमारा गद्दार है। आपको क्या लगता है गद्दार है या नहीं? मुझे नहीं लगता यार, वैसे मुझे लगता है ईरानी कल्चर जो टोटल डिफरेंट है और इस लेवल का बंदा जाके अगर गद्दार हो गया तो फिर आपका सिस्टम करप्ट है, फिर आप फारग हो गए। फिर ये पाकिस्तान और ईरान फिर गया कि इस लेवल का बंदा अगर दूसरों के साथ मिल गया तो फिर तो बात खत्म हो गई। और ये भी हो सकता है उसको बदनाम करने के लिए या अंदर एक रिफ्ट पैदा करने के लिए, अंदर एक लड़ाई पैदा करने के लिए ये स्टोरी रिलीज की गई। दो दफा आ चुकी है स्टोरी। 2 दफा। अच्छा, जो ऐसा बर्तानिया और पाकिस्तान की शदीद आपस में लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई सामने नहीं आ रही है और पीछे से ठीक ठाक काम हो रहा है, ये क्या है? बेसिकली तो ये कामरान यूसुफ साहब ने स्टोरी दी है और इसका क्रेडिट जो उनको जाना चाहिए। स्टोरी इतनी मजेदार है कि हमने कहा कि इसमें पेश करते हैं। एक बंदा है शबीर अहमद उसका नाम है, 1970 की दहाई में ये बंदा 13 साल की उम्र में बरतानिया चला गया था, पाकिस्तानी था और वहाँ पे जाके इसने बाकी तालीम और बाकी सब चीज़ें इसने वहीं पे हासिल की, अगर तालीम इसने को हासिल की है। बाद में एक स्कैंडल आया था 2012 में और स्कैंडल ये था कि ग्रूमिंग गैंग के नाम से गैंग था जो बच्चियों को गोद लेके कोई 11 साल 12 साल की बच्चियों को ग्रूम करता था, ग्रूम करके तो उनको सेक्स वर्कर बना देता था और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करते थे ये लोग। तो उसके बाद ये स्कैंडल आ गया, ये पकड़ा गया 2012 में इसको सजा होगी, फिर ये सजा होगी और इसको उम्र कैद हुई। अब 2026 के अंदर, वहाँ पे 14 साल उम्र कैद होती है, 26 साल 2026 के अंदर ये रिहा हो गया, इसकी रिहाई होगी। अब रिहाई होगी तो बरतानिया ये कहता है कि आप इसको पाकिस्तान ले जाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम उसको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे सोसाइटी बड़ी खिलाफ है इसके। तो और दूसरा ये कि इसको यहाँ रखना डेंजरस है। पाकिस्तान कहता है कि आपका शहरी हम उसको कैसे ले जाएं, और वो तो 13 साल की उम्र में चला गया हुआ था, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो ब्रिटिश नेशनल है, पाकिस्तान कैसे ले ले उसको? तो वो कहते हैं नहीं 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 आप लेके जाए। अब यहाँ पे फटा पड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है अगर आप ये कहते हैं कि हम ले जाएं तो ले जाते हैं, हमारे कुछ बंदे आपके पास वो दे दें, जिसके अंदर 2 ये आदिल राजा है जी, मेजर आदिल राजा रिटायर्ड, जिसको मेजर का टाइटल वापस ले लिया गया, अब सिर्फ आदिल राजा है, और उसके बाद शहजाद अकबर साहब है। उन्होंने कहा जी ये दोनों जो है ना आप हमारे हवाले कर दें और हम जो है ना वो शबीर को भी ले लेते हैं। इस पे बरतानिया कह रहा है कि ये तो नहीं हम कर सकते क्योंकि उसकी वजह वो पोलिटिकल असालम ली हुई उन्होंने, तो जो पोलिटिकल असालम ली हुई है आप हमें बंदे नहीं दे रहे हमारे जो आपके नेशनल नहीं है, और उसके और साथ ये मजबूर कर रहे हैं कि जो हमारा नेशनल उसे आप ले लें, तो पाकिस्तान कैसे ले लें? तो अब इन दोनों के दरमियान फटा चल रहा है, लेकिन ये फटा जो है ना ये बेसिकली ओपन नहीं है, ये इनडायरेक्टली जो है ना, बस आप ये समझें कि यहाँ पे जो बरतानिया के एम्बेसडर है ना वो यहाँ पे लगी हुई है पाकिस्तान को मजबूर करने, और जो हमारा एम्बेसडर है डॉक्टर फैसल तो आ गए, नए एम्बेसडर टीपू साहब गए हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे जाकर फटा कर रहा है कि भाई आप ये कर लें, ये धमकी मिली है पाकिस्तान को कि हम आपके जो वीजाज हैं वो वीजा स्लो डाउन कर देंगे, हो सकता है बंद करेंगे, कोई भी हो सकती है, वीजा क्या बंद कर देंगे आपके, और दूसरी के जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आ रही है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम वो भी बंद कर देंगे। लेकिन अभी डेडलॉक हो चुका है, इस मसले को अभी आगे जाना है, अभी तक दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सख्त हुए। बिल्कुल सही बात। आपको क्या लगता है ये दोनों बंदे वापस आएंगे या मिलेंगे पाकिस्तान को? मुश्किल है। एक मरतबा अगर बरतानिया ने ये कर दिया ना, उसके बाद फिर ये जिसको कहते हैं कटा खुल जाना, बंदे ये डका खुल जाना, फिर पूरी दुनिया के वहां पे मफरूर बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल मफरूर, पूरी दुनिया मांगेगी और फिर यूके को सबको देना पड़ेगा, फिर वहां पे कोई बंदा पनाह भी नहीं लेगा।
फना वाला सिलसिला ही खत्म हो सिलसिला जाएगा। खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर ये जो भाग के यहाँ से उधर चले जाते हैं ना, फिर ये मामला खत्म हो गया। और भाग के जाने का यूके को फायदा होता है, क्योंकि 7 अरबों डॉलर भी तो लेके जाते हैं। वैसे शोएब साहब, हैरानगी की बात है कि इंग्लैंड में बैठ के किसी भी मुल्क के मुतालिक कोई भी बकवास कर लो, हाँ, वो कहते हैं जी आज़ादी है, कर आजादी सकते हैं। बिल्कुल है, लेकिन शबीर अहमद के मामले में साथी नहीं है। असासी नहीं। हाँ, वो ठीक है। अच्छा चलें सर, नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। अमरीकी फौजी कैसे तलाश कर लेता है ईरान जो है? ये बहरीन से स्टोरी है निकली है, ये बेसिकली फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी बहरीन के अंदर जो होटल के अंदर जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे ना इनको जो बाद में फौजी गए थे उनको सबको होटल में ठहराया गया था। दूसरा ये है कि जब वहाँ पे अटैक शुरू हुए थे तो जो इनके अड्डे हैं वहाँ से लोगों को निकाल के होटलों में एडजस्ट किया गया था। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि होटल महफूज होते हैं, और दूसरा ये कि उसके अंदर रेड क्रॉस का एक दफ्तर ले लेते हैं, ऊपर रेड क्रॉस लगा लेते हैं, तो लोग कहते हैं जी महफूज है सारा होटल। अमूमन महफूज होते हैं। आपको पता है कि काबुल के अंदर जो इंटरकॉन्टिनेंटल है वो भी महफूज है, प्रॉपर 5 स्टार होटल है, आज भी 5 स्टार होटल है, और हर दौर में रहा है। जहाँ वो जनरल फैज की तस्वीर भी आई थी चाय के कप वाली। हर दौर में रहा है, हर दौर में। इवन जब तालिबान की पिछली गवर्नमेंट थी तो मैं वहां पे गया था, तो मैं नॉर्मल होटल जैसे होते, ठीक है। बाहर काबुल कुछ था, अंदर कुछ था। तो वो जो है ना होटल में इसलिए ठहराए गए। अब उसके ऊपर होटलों के ऊपर अटैक शुरू हुआ। जब होटलों के ऊपर अटैक शुरू हुआ तो ये बहुत ज्यादा हैरानकुन था कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जो मुखबरी कर रहे हैं, और ये खौफनाक काम है, और अगर हम हमारे अंदर मुखबर मौजूद है तो फिर तो खत्म हो गया मामला। अब जब उसके ऊपर तहकीक की तो पता चला गया कि बेसिकली ईरान ने उनके मोबाइल फोन जो है उनको हैक कर लिया था। अब मोबाइल फोन हैक कैसे हुए थे? बेसिकली तो रोमिंग जब आप ऑन करते हैं तो फिर जाहिर है उसको हैक किया जा सकता है, क्योंकि आपकी लोकेशन आ जाती है उसके अंदर। रोमिंग का मतलब फोन ही बाहर का है ना, पता चल जाएगा कि ये फोन, ये बंदा बाहर से आया है। अब वैसे तो आप कॉल करें ना किसी फोन के ऊपर तो रिंग ही मुख्तलिफ होती है, हाँ, अगर रिंग ही तो मुख्तलिफ होती है। रिंग ही मुख्तलिफ होती है, तो पता चल जाता है आपको। अब होटलों के अंदर अगर आप कॉल कर लेते हैं या रोमिंग पे ऑन है तो फौरी तौर पर पता चल जाता है आपको। और इतने बड़ी तादाद में बस 400-500 फोन एक ही होटल के अंदर रोमिंग पे होंगे तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ, क्योंकि इसका कुछ और ही मतलब चल ये रहा है है। कि कुछ और चल रहा है ना। एक होटल है उसके अंदर चलो कोई 8-10 ऐसे बंदे होंगे जो गेस्ट होंगे, बाकी सब तो लोकल होने चाहिए ना। अच्छा चोई साहब, मुख्तलिफ मैकेनिज्म यूज हुए हैं यहाँ पे। एक तो ये एग्जैक्टली यही जो आपने बताया कि रोमिंग वाला, एक हुआ अश्तियारी मैकेनिज्म यूज, इश्तिहारी। कि जो ऐड आप देखते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि वो डाटा किसी ने तो दिया है किसी उस ने। कंपनी को, कि आप फेसबुक देख रहे हैं तो आपको एक ही तरह का ऐड नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस रीजन के लोगों को क्या देखना है? वो डाटा कहीं से कोई खरीदेगा, इवन मुल्कों की एजेंसियां भी खरीदी और बेचती हैं इससे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। उसके अंदर भी डाटा गया है। अब अमरीकी क्या देखना पसंद करते हैं, उन्होंने यहाँ से भी जज किया, और ये प्लस अमेरिकन देख रहे हैं सर, अमेरिकन ये देख रहे हैं, और प्लस उसके ऊपर से वो कहते हैं कंपनियां हैक भी हुई। हैक भी हुए सर। मनामा के अंदर एक होटल है जो क्राउन प्लाजा है, उसके अंदर ज्यादा हुआ है। उसके पास कॉन्ट्रैक्ट था इनका, और कपड़े भी वहां से धोए जाते थे, खाने भी वहां पे पकते थे। अच्छा, उसके ऊपर फिर जब अटैक हुआ तो उससे ये मामला जो है ना निकल गया। पता चला कि डिजिटल निगरानी जो है इसकी की जा रही थी। अब बहुत सारे लोग जो अंदर हैं ब्लैक वाटर आपको तो ब्लैक वाटर भी यहाँ पे है। ब्लैक वाटर के 10,000 सोल्जर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, 10,000 सोल्जर जो है ना मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त है ब्लैक वाटर के। ये ब्लैक वाटर सारे रिटायर्ड होता है ना? वो अपनी मर्जी से भर्ती करते हैं, एक प्राइवेट आर्मी होती है। अच्छा, बेसिकली ठीक प्राइवेट है। आर्मी, ओके। ये कॉन्सेप्ट ही मुख्तलिफ है सर। ओके ओके ओके, तो अब उसके साथ ये हुआ कि अब ये 3 पता लगा कि चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। तो मुखबरी का पूरा नेटवर्क है पूरा ईरान का वहाँ पे। फिर ऑनलाइन ये सर्वेलेंस करते हैं वो उसको। फिर उसके बाद ये स्मार्टफोन जो है ना उसकी मालूमात ज़ाहिर है हासिल कर लेते हैं कि इवन, क्योंकि जब आप घड़ी इस्तेमाल करते हैं, ये हेल्थ की ऐप से इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो आपके कदम भी काउंट करते हैं ना कि कितने स्टेप्स आपके हुए हैं वो सारे। तो वहाँ से भी चीज़ें जो है डाटा ना। निकल आता है। अब जो फौज का बंदा होता है ना, ये ज़हन में रखें, एक्सरसाइज लाजमी करता है। ये एक्सरसाइज के बगैर आ ही नहीं सकता। अगर एक होटल के अंदर 500 बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? यहाँ फौजी तो यहाँ ये सर ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना सर। तो अब वो कह रहे हैं कि एक तो फोन में, एक तो क्योंकि जब ये अच्छा अमेरिकन और ब्रिटिश या यूरोपियन जो है ना, जब ये सोल्जर जाते हैं या जासूस जाते हैं ना, तो इनको एक सेफ फोन दिया जाता है, महफूज फोन होता है, जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, जिसको हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन होता क्या है कि सरकारी फोन के साथ लोग अपना जाती फोन भी लेके जाते हैं। तो अब अगर फर्ज करें एक सरकारी फोन है, साथ आपका स्मार्टफोन अपना एक्टिव है, तो उससे भी पता चल जाता है कि 2 फोन एक फोन जो है उसको हैक नहीं किया जा पा रहा, दूसरा मतलब है कि महफूज है। ठीक है, वापस के। तो अब अमेरिकन जो है ना सोच रहे हैं कोई नया मैकेनिज्म बनाए। नया मैकेनिज्म कुछ भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है फोन ना इस्तेमाल करो। 2016 में पहली दफा पता चला था, उसके बावजूद अमेरिकन आर्मी इस पे कंट्रोल नहीं कर सकी कि इनके फौजी इस तरह से ट्रेस हो जाते हैं, और ये अपनी तरफ से अभी इतना बड़ा और अमीर मुल्क है। फोन जो है ना आपकी जिंदगी से नहीं निकल सकता। पहले होता था रोटी कपड़ा और मकान, अब ये है फोन रोटी कपड़ा और मकान। सही है, फोन नंबर 1 है। कपड़े कम होते जा रहे हैं, फोन ज्यादा होते जा रहे हैं। अच्छा चोई साहब, एक चीज आपने डिस्कस करनी है, मुझे इस चीज पे बड़ा अफसोस भी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान आपको पता है कि बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी सियासत में, और हमेशा ने जोड़ तोड़ के हवाले से या पॉजिटिव सियासत के हवाले से देखा जाता है। लेकिन सियासत की, हाँ जी, लेकिन एक चीज पे मुझे मौलाना साहब से शदीद इख्तिलाफ है। मैं इसमें प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करता हूँ बाकायदा, क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें दुख होता है कि आप उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं वाकई ही बना रहा हूँ। आपको पाकिस्तान के शुहदा के हवाले से ये फजूल बात करने की ना कोई हक था, मौलाना जाति की आपको कोई हक नहीं था ये बात करने का, और इसीलिए पूरी इवन पार्टी के अंदर भी लोग उनको सपोर्ट। अच्छा, लोग कह रहे हैं अल्फाज वापस लें, अल्फाज ना वापस लें, इसके ऊपर माफी मांगे।
माफी ठीक है, मांगनी चाहिए, यह बिल्कुल, बात आपकी गलत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अब अजीबो गरीब डिबेट शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, मैं उसके भी अगेंस्ट हूं। अब लोग ये कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि ये तो चंदा लेते हैं। आप चंदा लेके क्या कर रहे हैं? आप टैक्स आपने कहां देना है? आप तो लोगों से उल्टा पैसे लेके अपनी चीजें तो ये चलाते हैं। चंदे को बुरा ना अब किया ये करो यार। मैं वही कह रही, मैं नहीं कह यार रहा, जब अब भी ये कोई सोशल इशू होती मीडिया है की ना, डिबेट है। तो मौलवियों के ऊपर चंदा और हलवा खोल लेते हैं ये यार। बहुत, मैं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन आपने इस तरह की एक चीज शुरू की है कि जिसके बाद अब आप पे इस तरह की तनकीद हो रही है। आपने भी गलत किया, आपके खिलाफ ये भी गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन मौलाना साहब टैक्स कितना देते हैं? हाँ, वही ना, वो मौलाना ये कहते हैं हमारे टैक्स पे पले हुए हैं, तो मौलाना का टैक्स खुलना चाहिए ना, खुलना उनके चाहिए। देखना चाहिए कि कितने लोग पल रहे हैं उनके टैक्स पे, फैसला तो होना चाहिए ना, क्या हाल है। बिल्कुल होना चाहिए। और वो टैक्स जो है ना कौमी असम्बली की तनख्वाह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौमी असम्बली की जो तनख्वाह है वो हमारी टैक्स से अदा होगी, अच्छा चौधरी साहब, मुझे उसके अमीन हम हैं, हमारी जेबों से पैसे निकाल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को तनख्वाह दी जा रही है, और उससे जो टैक्स कट रहा है मौलाना कह रहे हैं कि ये टैक्स भाई वो हमारा टैक्स है। आपकी जाती जो जमीन है, आपके जो जाती कारोबार है, आपके जो जाती मदारस है, उसके ऊपर कितना टैक्स दे रहे हैं, ताकि पता लगे ना कितने फौजी हैं, कितने शोहदा जो हैं, आपके टैक्स पे कितने पड़ रहा है। शोहदा हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की कमाई जो है ना उसके ऊपर शहीद हुए हैं। चौधरी साहब, शहादत की कोई रकम होती है? नहीं, ये पैसे से खरीद ही नहीं जा सकता, ये जज्बा होता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान दे कैसे दिए? मैं ऐसे ही, मेरा ख्याल है वो जरा फौज को रगड़ा लगाना चाहते थे। मौलाना को ये है कि कुछ अर्सा तक अगर इंपॉर्टेंस ना मिले तो मौलाना जो है ना वो ठुड्डा मार देते हैं दीवार को। अच्छा साहब, इस बात में कहां तक सदाकत है? कहा जाता है कि अमेरिकन एम्बेसी जाके भी उन्होंने कुछ इस तरह का यार कहा। वो स्टोरीज है, सच है? इस टाइप की स्टोरीज है, स्टोरीज हैं, स्टोरीज हैं, वो तो किसी के बारे में भी कहा जा सकता है। ठीक है। और वैसे अगर हो सकता है मजाक में उन्होंने कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब उन्होंने हंस के कह दिया होगा कि आपका मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर ठीक है, नहीं ठीक है, हूं। तो मतलब मजाक लोग फिर होता बात ज्यादा बना देते हैं है, इस हवाले से। उसको कुछ भी कर सकते हैं, ये ठीक नहीं, है। ये ऐसी बात नहीं है। और अभी मौलाना का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मौलाना साहब इंपॉर्टेंस में नहीं है और हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में नहीं है, अगर उनको आज भी आप दे दें, उनको कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बना दें, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि मोदी जी और इसराइली शैतान, तुम जैसे घटिया लोग हजारों साल में पैदा होते हैं, सैकड़ों साल में भी नहीं। लानत फिर से कबूल की। यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।